नमस्कार स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है। देखो ऐसा है, सीबीएसई में जो बुक आती है वो फर्स्ट आपकी सेकंड पार्ट से शुरू होती है, लेकिन जो हरियाणा बोर्ड की बुक्स हैं वो फर्स्ट पार्ट जिसमें चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग है, ये सीबीएसई में सेकंड पार्ट में आता है। तो हम हरियाणा बोर्ड की तर्ज पे जो सिलेबस है वो शुरू करेंगे और फर्स्ट चैप्टर हमारा चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमारा जो देश है ब्रिटिश का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत आज़ाद हुए। और ये क्वेश्चन अक्सर छोटे क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ में जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर के, वो भी साथ में बताऊंगी। ये पूछा जाता है अक्सर कि भारत किस एक्ट के तहत आज़ाद हुआ, तो आपने बताना है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत इंडिया आज़ाद हुआ और एक फ्री नेशन बना। और उसके साथ ही भारत का जो पार्टीशन की जो है पार्टीशन हमें झेलना पड़ा। भारत दो टुकड़ों में बटा, भारत और पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के भी दो टुकड़े थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और इस तरह से 200 साल के बाद जब हम आज़ाद हुए तो एक तरफ ये खुशी का जश्न का माहौल था, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट या लंबी गुलामी के कारण हमें विरासत में मिले थे। एक बड़ा फेमस भाषण है नेहरू जी का, लॉन्ग ये है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। नेहरू जी ने 1947 में जब 12 बजे रात को भारत आज़ाद हुआ तब ये भाषण दिया था। कई बार ये पूछा जाता है कि नेहरू जी के भाषण का क्या नाम था, तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इस भाषण का नाम है। लाल किले पर ये भाषण दिया था और जब हम आज़ाद देश होने की खुशी मना रहे थे। इसके साथ ही आप जैसे आपका चैप्टर का नाम है चैलेंज बिफोर नेशन बिल्डिंग, कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने एज ए सोवरन नेशन क्या क्या चैलेंज थे। चैलेंज सबसे पहले तो आपने समझना पड़ेगा कि नेशन क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है व्हाट डू यू मीन बाय नेशन, नेशन बिल्डिंग और उसके चैलेंजेस क्या है। हम दो तरीके के चैलेंजेस, एक तो इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में क्या चैलेंजेस थे उस कॉन्टेस्ट में हम चैलेंजेस पढ़ेंगे, और एक वर्तमान में क्या चैलेंजेस हैं बिफोर इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन नेशन बिल्डिंग, और उन्हें कैसे क्या क्या हर्डल्स हैं और कैसे उन हर्डल्स को हम रिमूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है हरियाणा बोर्ड में 6 नंबर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को जानेंगे, इसको समझने नेशन बिल्डिंग को समझने से पहले। नेशन का मतलब होता है कि एक ज़मीन के टुकड़े से एक जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस है जिसकी लैंड की, और जहाँ लोग रहते हैं और उन लोगों की एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री या कॉमन रिलीजन या कॉमन रेशियल एग्जिस्टेंस हो, या इनके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ जो उन्हें एक बॉन्ड में बांधती हो, उसकी एक कॉमन फीलिंग लोगों के प्रति हो, उसे हम नेशन कहते हैं। वैसे जो रिलीजन के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर या रेशियल नेशनलिटी के आधार पर जो हम नेशनलिज्म का मीनिंग लेते हैं वो अक्सर नैरो मीनिंग माना जाता है, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ आज एक कॉमन लैंग्वेज या कॉमन रिलीजन के लोग नहीं हैं, क्योंकि कॉमन रिलीजन और कॉमन लैंग्वेज तो हम किसी भी सोवरन स्टेट में जो आज के बड़े बड़े नेशंस हैं उनमें हम कॉमन भाषा की तो कॉमन लैंग्वेज या भाषा की तो हम लैंग्वेज, रिलीजन
इनकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया इतनी तेज है वर्तमान में कि कोई भी जो देश है वो एक धर्म का या एक सेक्शन का या एक नस्ल के लोगों का बन ही नहीं सकता, एक रेश का नहीं बन सकता। रेश होती है नस्ल, वो बन ही नहीं सकता। और इस वजह से क्या है, भिन्न भिन्न नस्लों भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो हम ये कॉन्सेप्ट जो है ये नेगेटिव मानते हैं या नैरो मानते हैं कि ये नेशनलिज्म का सही मीनिंग है। नेशन का सही मीनिंग क्या है, आपकी ज्योग्राफिकल जो है कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए, मतलब एक देश है लैंड से जुड़ा होना चाहिए। आपके कॉमन कुछ गोल होने चाहिए, सोसाइटी के कॉमन गोल्स होने चाहिए, एस्पायरेशंस होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए आपकी कि इन प्रेरणाओं को हमने पाना है। एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मान लो आपने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अपनाया, जैसे हमारे देश में है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, उसके प्रति लोगों में ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा, आपका जो एक सिस्टम है जो आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया है, उसके प्रति आपका सही दृष्टिकोण होना चाहिए। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपकी जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो लॉज हैं उनके प्रति आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये इसे हम क्या मान सकते हैं। और एक कॉमन जो है हेरिटेज होने चाहिए। हेरिटेज का मतलब होते है जैसे हमारी स्वतंत्रता संग्राम में के जो फ्रीडम फाइटर थे या नेशनल मूवमेंट के टाइम जो भी घटनाएं हमारी हुई एक कॉमन हेरिटेज के रूप में है। तो इन चीज़ों से एक नेशन बनता है। जैसे हमारे देश के जब स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे तो भारत माता को एक प्रतीक माना था। देखो, भारत माता कोई जीती जागती माता थोड़ी ही नहीं थी, वो भी एक फीलिंग्स थी। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है यूरोपियन कंट्री से आया, जहाँ जर्मनी की एक माता को एक देवी का प्रतीक माना गया स्वतंत्रता के लिए। जो 1945 या 20 या से 45 का लेके जो इरा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसमें क्या है 1945 में जो नेशन थे जैसे जर्मनी वगैरह, इटली वगैरह, उसमें आपको पता है ऐसे ऐसे लीडर जो है रूल करते थे, जैसे आपके हिटलर थे और मुसोलिनी थे। उन्होंने नैरो जो कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का वो दिया। उनके अनुसार जो नेशन है वो एक रेश वाले लोगों का है। जैसे उन्होंने कहा कि जर्मन श्रेष्ठ हैं और जर्मनों में आर्य श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से इस नेशन का जो ये नैरो कॉन्सेप्ट थी उसके आधार पर बहुत सारे जो लोग थे जैसे ज्यूज थे वहाँ, उनको देश से बाहर निकाल दिया गया और उन्होंने कहा कि हम रेशियल कम्युनिटी स्थापित करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो उस टाइम भी विद्वान थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने इस जो दृष्टिकोण था नैरो माइंड का, नेशनलिज्म के नैरो दृष्टिकोण का, उसका बहुत ही खंडन किया और उन्होंने ये कहा कि ये इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ है। भारत के इंटरनेशनलिज्म का मतलब हम भी एक सोवरन कंट्री के रूप में रहें और दूसरे देश की सोवरनिटी को भी हम रिस्पेक्ट करें। और भारत के लगभग जो अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, फेमस पॉलिटिकल, गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, अरविंदो घोष हैं, उन्होंने सभी ने क्या कहा है कि भारत भी क्या है ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है नेशनलिज्म का उसको मान कर चलता है। हम किसी भी भाषा या धर्म के नाम पर हमारा नेशनलिज्म नहीं मानते। हम मानते हैं कि ये बहुत सारी भाषाओं के भी जो मल्टी लैंग्वेज लोग हैं और रिलीजियस हैं, मल्टी रिलीजियस लोग हैं, वो भी एक साथ है एक ही देश में रह सकते हैं। और ये वास्तव में ये कॉन्सेप्ट सही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य की ये बात थी कि भारतीयों को इस आधार पर फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सदैव से ही उनमें एक रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो पैदा कर दिया था।
रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की उनकी अपनी उनका एक फ़ायदा था, उनका एक इंटरेस्ट था। आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी हमारे देश में, और 1857 की क्रांति में जो हिंदू मुस्लिम पीपल्स थे उन्होंने मिलकर जो है इस देश में विद्रोह किया था। और अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था कि अगर ये कौम दोनों एक साथ रही तो शायद हो सकता है कि भारत आने वाले समय में भारत में रहना मुश्किल हो जाए, इसलिए इन दोनों को डिवाइड करना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत सबसे पहले 1909 में मुस्लिम्स जो कौम थी उसको इलेक्शंस में क्या दिया गया, रिजर्वेशन दी गई। रिजर्वेशन भी इस तरह की नहीं थी जो आज दी गई है कि आप एक सांझी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ोगे और आप जीत जाओगे और मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। उसमें ये किया गया था कि जो मुस्लिम्स पॉपुलेशन है, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ सिर्फ कौन खड़े होंगे, मुस्लिम लोग ही खड़े होंगे, और मुस्लिम्स लोगों के लिए ये सीट रिजर्व होगी। तो इस तरह की थ्योरी अपनाकर जब भी बहुत सारे जो लीडर होते हैं, आपको पता है पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, जब उन्हें देखा कि इस नीति से फ़ायदा है तो बहुत सारे जो लोग थे वो इस जो मुस्लिम लीडर थे उन्होंने इनको मान लिया। और धीरे धीरे घटनाएं ऐसी घटी कि 1947 तक आते आते भारत में एक न्यू कंट्री पार्टीशंस की बात आई और पाकिस्तान की डिमांड जो है बहुत ज़ोर से उठी। और अंत में जैसे मोर्ले मिंटो ने 1909 में कहा था, मोर्ले ने कहा था कि हम इस एक्ट के द्वारा है ना विष के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम जो है वो बड़ा भयानक होगा। और वही भयानक परिणाम 1947 में हुआ पाकिस्तान के रूप में। तो इस तरह से क्या है, भारत में पार्टीशन हुआ। ये एक चैलेंज था नेशन के लिए हमारे। ये हिस्ट्री से आपको समझ में आ गई होगी कि नेशन क्या होता है। उसके बाद जो है नैरो मीनिंग भी मैंने बता दिया, ब्रॉडर मीनिंग भी बता दिया है। तो ब्रॉडर मीनिंग ही आप लिखिए, जो आपकी 11th की बुक है उसका 7th चैप्टर में बड़ा अच्छा इसका मीनिंग दिया हुआ, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो है नेशन बिल्डिंग का। नेशन बिल्डिंग, ठीक है, ये एक प्रक्रिया होती है। नेशन बिल्डिंग का मतलब होता है अपने देश का निर्माण करना। अब एक देश का निर्माण कैसे होता है? अब एक देश का निर्माण होता है उसके लोगों से, जो वहाँ जो लोग काम करेंगे उनके एक्शन से, उनके जिल से, उनके जोश से। और नेशन बिल्डिंग का मतलब होता है आपके नेशन का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, इकोनॉमी में इकोनॉमी को बिल्डअप करना, पॉलिटिशियन में एक ऐसे सिस्टम की स्थापना करना, पॉलिटिकल रूप से एक ऐसे सिस्टम की स्थापना करना जो लोगों के कल्याण के लिए काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, आपके जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो। ये राजनीतिक रूप से ज़रूरी है। इकोनॉमिक रूप से ज़रूरी है कि आपकी इकोनॉमी जो इस तरह से हो कि हर व्यक्ति का वेलफेयर हो, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठे, जो लाभ है आपके डेवलपमेंट का जो लाभ है वो आपकी लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुँचे। लीस्ट एडवांटेज सेक्शन का मतलब जिसको अभी तक कोई लाभ ना हो। उद्योग धंधे हों, उद्योग धंधे इस तरह से हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह से हो कि जो पूंजी है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे। उसके बाद जो पर कैपिटा इनकम है आपका वो बहुत हाई फाई होना चाहिए। और आज के दौर में तो ये है कि कृषि पर इतना, एग्रीकल्चर पे इतना डिपेंडेंट ना हो आपका। जो टर्सरी तरह की सेवाएं हैं, तृतीयक सेवाएं जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपकी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए कि वर्ल्ड की अगर इकोनॉमी, बड़ी बड़ी इकोनॉमी में सरवाइव कर सके। सबको जो रोटी कपड़ा मकान जैसी फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी हों। और शैक्षिक दृष्टि से ये हो कि हर
जो लिटरेसी रेट जो है वो हाई होने चाहिए, हाई लिटरेसी रेट होना चाहिए आपका। आपकी जो दूसरी बड़ी बात है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए आपके देश में। जेंडर इक्वालिटी का मतलब जो है, जो अधिकार पुरुषों को वो महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए, या जो महिलाओं को अधिकार हैं वो रोके नहीं जाने चाहिए। महिलाओं का लिटरेसी रेट ज़्यादा होना चाहिए, उनकी इकोनॉमी में उनकी पहुंच होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में उनकी पहुंच होना चाहिए, क्योंकि कोई किसी भी देश का विकास जो है वो दोनों जेंडर से ही बनता है। तो इस तरह से नेशन बिल्डिंग जो है, कोई एक चीज़ में विकास होना नेशन बिल्डिंग नहीं है। नेशन का बिल्डिंग का मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि इस चीज़ का विकास कर लिया तो आपकी नेशन बिल्डिंग हो गई। ये एक क्या है, मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है, ये बहुत चरणों वाली प्रक्रिया है, और जिसका फैलाव जो है एक दिशा में नहीं होता, भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। इकोनॉमी में भी चाहिए, ज्योग्राफिकल भी चाहिए, आपकी शिक्षा में भी चाहिए, आपका पॉलिटिकल में भी होना चाहिए, आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से ये नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया होती है। इसका आप मीनिंग समझ गए होंगे। अब भारत के सामने जब भारत आज़ाद हुआ तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज को हमने, एक तो हमारी सरकार जो है बिल्कुल ही नई थी, डेमोक्रेसी सरकार हमने स्थापित की थी। लोग हमें बाहर से देखने आ रहे थे कि क्या ये जो लोग हैं जिनके देश में सिर्फ और सिर्फ जो है 28% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, क्या वो इतना इलिटरेट देश जो है, क्या यहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना कर पाएगा? ये भी एक चैलेंज था लोगों के लिए। इलेक्शन कैसे होंगे? जहाँ पर अभी वोटर लिस्ट नई नई बननी ही थी, वो कैसे पूरी होगी? जिसकी इकोनॉमी बहुत ही डाउन थी, जहाँ इकोनॉमी में अगर आप कहें तो 2% की भी ग्रोथ नहीं थी। 2% ग्रोथ का मतलब यहाँ है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो अगले साल आपके पास अगर ये 200 हो जाते हैं तो ये 10% ग्रोथ होगी। तो हमारी तो 2% भी उस टाइम ग्रोथ नहीं थी। तो किस तरह से ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी बहुत लूज है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अंग्रेज़ों ने कुछ भी स्थापित नहीं किया है, या आपके उद्योग धंधे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया आपके देश में शुरू नहीं हुई, टेक्नोलॉजिकली आप बहुत बैकवर्ड हैं, और फिर अभी अभी आपका देश जो है 2 टुकड़ों में बटा है। पार्टीशन का दर्द हमने झेला था। बहुत सारे जो लोग थे जो रेफ्यूजीज़ के रूप में कैंपों में रह रहे थे या वहाँ से आ रहे थे, उनकी पाकिस्तान से जो आ रहे थे या पाकिस्तान जा रहे थे, उन लोगों की क्या थी, सुरक्षा की भी समस्या थी और उनको बसाने की भी समस्या थी। तो ये ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस भारत के सामने थे। हमें टेक्नोलॉजिकली भी डेवलपमेंट होना था, हमें एक नए देश के रूप में अपने देश का एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना था, लिटरेसी रेट बढ़ाना था, और सबसे बड़ी बात हमें एक ऐसा पॉलिटिकल सेटअप स्थापित करना था जिस पर सभी देश के लोगों को विश्वास हो। पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना करनी थी, और पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना का एक प्रक्रिया हमारे शुरू हो चुकी थी, वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण। वो आप 11वीं में पढ़ चुके हो। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमने स्थापित करनी थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जैसे पीएम हमारा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति का चुनाव करना है, लोकसभा का इलेक्शन होना है, राज्यसभा का बिल्डअप करना है, जुडिशरी को हमने बनाना है, ये सारी चीज़ें एक समस्या लेकर आई थी उस टाइम भारत में। तो इस टाइम जो नेहरू जी हैं उन्होंने यही विश्वास किया था कि जो संसार है अब सो रहा है और हम जाग रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा सोने का समय नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग सप्रेशन के बाद जो हमें आज़ादी मिली है उसको हमें बरकरार रखना है, ये कहा गया था नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद उन्होंने on the eve of independence, political consolidations and nation
गंगेटिक प्रॉब्लम बिफोर इंडिया, नेशन की जो सबसे बड़ी हमारी नेशन बिल्डिंग की जो समस्या थी वो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ बता रखे, उसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया के सामने हमारी प्रॉब्लम आई वो थी हमारी गंगेटिक प्रॉब्लम थी, वो था लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। आपको पता है भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो वो धर्म के नाम पर, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर हुए थे। वैसे से सदियों से हमारे यहाँ धर्म बहुत सारे रह रहे हैं। ये अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति थी कि कम्युनल वायलेंस होकर सांप्रदायिक दंगे हुए और बहुत सारे देश जो लोग हैं यहाँ से गए, उन्होंने भी अपनी जानें गंवाई और वहाँ से आए उन्होंने अपनी जानें गंवाई। उनको वो रेफ्यूजियों के रूप में रह रहे थे, उन्हें पाकिस्तान से लेके आना था और जो पाकिस्तान जाने वाले लोग थे उनकी भी सुरक्षा करनी थी, वो भी अपने ही देश के निवासी थे। तो इस ये प्रॉब्लम थी। दूसरी बात जो है, वाइल दिस वाज गोइंग ऑन, बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए थे और वो ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी ये आप देखो जो एरिया लगते हुए हैं वो पंजाब में थी, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और आपका जो ये गुजरात से लगता हुआ इलाका है सिंध बलूचिस्तान वाला, और दूसरा था बंगाल। बंगाल तो सांप्रदायिक दंगों का हब था, बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे यहाँ। तो अगर आप कोई ऐसा बंदा जो अभी तक बचा हो पार्टीशन के टाइम का, वो आपको बताएगा किस तरह से इतने लार्ज स्ट्रेंथ में बंदे मारे गए थे दोनों तरफ से। ये एक समस्या थी हमारी। दूसरी एक समस्या थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट का। जैसे ही हमें आज़ादी मिली, भारत में भाषा के आधार पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, खासकर जो साउथ की जो स्टेट थी और वो उसमें भी मद्रास स्टेट थी जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, उसमें लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारे क्या थे दंगे शुरू हो गए थे और उनको रीऑर्गेनाइज करना था। तो इस तरह से हमारे नेशन बिल्डिंग के सामने जो दूसरी समस्या हमारी थी वो क्या थी, स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करनी थी, लोगों को हमें बसाना था, ये समस्याएं थी। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 3 यहाँ समस्याएं दी गई हैं, बाकी तो बहुत सारी और होंगी, उनको आप पॉइंट वाइज कर सकते हो क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैलेंज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो हमारी जो समस्या थी डिपेंडेंस के समय पे ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, वो थी अकोमोडेशन एंड यूनिटी। अकोमोडेशन का मतलब हमें अपने देश को एकजुट करना था, समायोजन करना था उसका, और उसको एकता के सूत्र में बांधना था। देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा जिक्र मैं कर रही हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की स्थिति क्या थी। अगर आप अपने उसमें जाओगे किताब में तो आपको एक मैप मिलेगा जिसमें क्षेत्र दिखाए जाएंगे भारत के। ये आपका भारत जो है उस टाइम आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जो 3 तरह की स्टेट थी। एक तो स्टेट वो थी जो सीधे अंग्रेजी राज्य में आती थी, अंडर द ब्रिटिश रूल। ये 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति के समय जितने भी जितने भी राजे ब्रिटिश के द्वारा जीते गए, जैसे टीपू सुल्तान था, बंगाल था कि मुर्शिद कुली खां और सिराजुद्दौला थे, पंजाब था, जो इलाके 1857 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जीत लिए थे, वो जो ज़मीन थी, वो जो भारत का एरिया था, वो आ गया था ब्रिटिश रूल के अंडर। ओके। और दूसरे थे कि 1857 के बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, महारानी कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो गया और जो महारानी का रूल शुरू हो गया था।
तो एक एक्ट पास हुआ था 1956 में, 1856 में सॉरी। उसके तहत भारत के ये कहा गया था कि जितने भी राजा अब बचे हुए हैं उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट में अब मिलन नहीं होगा, एक्सेशन नहीं होगा। ये जो राजा थे वो अपने क्षेत्रों में फ्री थे और शासन कर सकते थे। तो कुछ जब भारत आज़ाद हुआ तो 565 रियासतें ऐसे थी भारत में जो अभी भी किसके अंडर थी? किंग्स के अंडर थी, प्रिंस के अंडर थी। जो राजा थे वो राज करते थे अभी भी उन राज्यों में। 565 ऐसी रियासतें। देखो 565 रियासतें हैं। कुछ बड़ी बड़ी बिग स्टेट्स थी, जैसे मैसूर की एक स्टेट थी जिसे हैदराबाद की स्टेट बोलते थे, जिसमें पूरा जो आपका साउथ का जो इलाका है ये आ जाता था। और कुछ जो 565 सॉरी कुछ ऐसी स्टेट थी जो बहुत ही छोटी छोटी थी, मतलब बहुत ही 3-4 गांवों की भी थी, ऐसी भी स्टेट थी। और ज़्यादातर ये रजवाड़े जो हैं वो राजस्थान में ज़्यादा थे। और इसके अलावा जो स्टेट थी वो हैदराबाद की थी, राजस्थान में थी, और अवध की थी, और जूनागढ़ की थी, और ऊपर आपका जम्मू कश्मीर में थी। ये ऐसी स्टेट थी। तो ये एक समस्या थी हमारे सामने कि हम भारत को किस तरह से एकजुट करें। अब ये तो 2 तरीके का भारत हो गया ना, कोई भारत में है कोई नहीं है। और 3 तरीके में और एक मैं बात बता दूं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, दीव दमन है, इनका यही नहीं पता था। और यहाँ से मैं आपको बता दूं ये पुडुचेरी है 2 जगह, और एक यहाँ गोवा है और दीव दमन है, ये पुर्तगालियों के अंडर थे, ठीक है। ये पुडुचेरी जो है फ्रांसीसियों के अंडर थी। अंडमान निकोबार द्वीप में ना ये भारत में थी ना पाकिस्तान में, ने प्रिंसली स्टेट, क्योंकि ये तो आदिवासियों के इलाके थे। तो जो पाकिस्तान या भारत में से पहले पहुंच गया वही ये एरिया जो है इसके अंडर में आ गए। तो वो जाहिर सी बात है कि भारत जल्दी वहां पहुंचा तो भारत ने बस वहां अपना फ्लैग गाड़ा और घोषित कर दिया कि ये इलाके भारत में। तो इस तरह से बहुत सारे इन जो इसके अलावा ये तो प्रिंसली स्टेट और ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न था, उसके अलावा भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बहुत सारी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन के लोग रहते हैं। और रिलीजन के आधार पर आपका 2 पार्टीशन हो चुका था। इस तरफ ईस्ट बंगाल बन चुका था, इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान बन चुका था, इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान बन चुका था, बीच में भारत रह गया था, ठीक है। तो इस तरह से भारत के धर्म के नाम पर टुकड़े हो चुके थे। और साउथ में मैंने बताया कि भाषा के नाम पर भी दंगे शुरू हो गए थे। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ही डिटेल कर रही हूँ, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अगला जो पॉइंट है वो है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने बताया था आपको कि भारत में एक बड़ा चैलेंज था पॉलिटिकल सिस्टम स्थापित करने का। पॉलिटिकल सिस्टम ये तो तय था कि हमने अपने देश में डेमोक्रेसी ही स्थापित करनी है, और वो डेमोक्रेसी भी कैसी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब हमारे देश में जो लोकसभा है उसमें चुनी हुई, उसमें से जो दल बहुमत प्राप्त करेगा, मेजोरिटी प्राप्त करेगा, वही जो दल है वो सरकार बनाएगा। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सरकार होगी, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट होगी, अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी। और डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए हमें इलेक्शन करवाने थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने थे, सभी को इक्वल वोट का अधिकार देना था। वो इक्वल वोट का अधिकार दे के हमने इलेक्शन कमीशन बनाना था, इन निर्वाचकों की, मतदाताओं की सूची बनानी थी। इतना बड़ा तामझाम करना था, इतना बड़ा देश था और इतने बड़े देश का इलेक्शन करवाना था। और मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग बाहर से हमें देखने आए थे कि क्या हम अपना जो है इलेक्शन या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सही ढंग से स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है डेवलपमेंट एंड वेलबींग। मैंने बताया कि ब्रिटिश जब आपको भारत आज़ाद करके गए थे कि छोड़ के कुछ नहीं गए थे हमारे पास।
जो पहले रूलर थे, गुलाम तो हम कई वर्ष सदियों से थे, मुगल आए या जो और शासक आए वो यहीं आकर बस गए, उन्होंने जितनी भी चीज़ें यहाँ इस्टेब्लिश की वो यहीं रह गई, और भारत की इकोनॉमी जो है वो बाहर की तरफ ड्रेन नहीं हुई, बाहर बही नहीं। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ का कल्याण करने नहीं आए, ना यहाँ बसने आए थे, उनका एक ही यहाँ मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारत से बेनिफिट प्राप्त करना, और उसके लिए उन्होंने जो भी गलत तरीके अपनाने थे वो अपनाए, जितना भी शोषण कर सकते थे उसने किया, और बदले में भारत का विकास उन्होंने नहीं किया। जो यहाँ ऑफिसर आते वो यहाँ ऑफिसर काम करने के लिए आते, बसने के लिए नहीं आते। और डेवलपमेंट के नाम पर उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, हमारी खेती अभी भी 15वीं-16वीं शताब्दी के टाइम की चल रही थी। इंडस्ट्रीज़ के नाम पर कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में स्थापित नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो एक दूसरा जो चैलेंज था हमारे सामने वो था लोगों का कल्याण करना और विकास करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।